नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल साइंस में जो ट्यूमर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगर लेक्चर के दौरान मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूं तो अगर आप चाहें तो इसको रजिस्टर पर या अपने नोट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले भी कैंसर पे दो तीन लेक्चर हैं, बहुत छोटे छोटे 8-10 मिनट के, जिनको आप समझ लेंगे तो फिर इन चीज़ों को आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं दरअसल मेडिकल साइंस में ट्यूमर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि दरअसल हिंदी में ट्यूमर को, जैसे आम भाषा में भारत में ट्यूमर को और भी कई शब्दों से जाना जाता है, जैसे कि इसको हम गांठ कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, रसौली कहते हैं या फिर अर्बुद वगैरह भी कहते हैं। और अगर हम ट्यूमर की बात करते हैं तो ट्यूमर दरअसल दो तरीके का होता है। पहला है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये जो बेनाइन ट्यूमर है हमारे पास, बेनाइन का मतलब होता है ऑलमोस्ट लेस हार्मफुल, लेस हार्मफुल। ठीक है, और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है फैटल, फैटल का मतलब जानलेवा। तो ये हो सकता है कि ये किसी में डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पर लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर है वो आज तक कभी किसी के लिए डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ है। अगर हमें बेनाइन ट्यूमर को बेहतर तरीके से समझना है तो इसको उसी के एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं और उस एग्जाम्पल से हमको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो जो बेनाइन ट्यूमर है उसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वो है स्किन वार्ट्स, जिसको हम आम भाषा में मस्सा बोलते हैं। दरअसल ये जो मस्सा होता है ये आपने कई लोगों के हाथ पे, पीठ पे या पेट पे या फिर माथे पे आपने फोड़े जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, गोल सा छोटा सा फोड़े जैसा स्ट्रक्चर, यही बेनाइन ट्यूमर होता है। दरअसल उसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति की स्किन कलर का ही है। अगर व्यक्ति काला है तो वह भी काला होता है, व्यक्ति गोरा है तो वह मस्सा भी गोरा होता है। इसकी खासियत दरअसल इसमें होता क्या है आप थोड़ा समझिए। मस्से में या स्किन वार्ट्स में इसका जो बेनाइन ट्यूमर का जो एग्जाम्पल है वो है स्किन वार्ट्स यानी मस्सा। इसको हम समझते हैं, मान लीजिए ये किसी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये किसी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में लिखता हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन की कोई यहाँ की जो कोई सेल है उसमें बहुत रैपिड फास्ट ग्रोथ और डिवीजन हुआ और उसने मास ऑफ सेल जनरेट कर लिया। अब चूंकि इसकी जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी, बहुत एक्स्ट्रा नहीं होगी। एक साइज़ के बाद फिर ये सब कुछ रुक जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इपिथेलियल की कोट होगी, इपिथेलियल टिश्यू की इपिथेलियल की कोट होगी। ठीक है, तो अब ये जो इपिथेलियल की कोट है इसकी वजह से हमने इसको बोला कि ये कैप्सुलेटेड होता है जो बेनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, नीचे बेसमेंट की मेम्ब्रेन है, ऊपर इपिथेलियल की कोट है। दूसरे मैंने कहा कि ये दरअसल लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड होने का मतलब ये है कि इसके फैलने का खतरा नहीं होता, क्योंकि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर इपिथेलियल कोट है, फैलेगा नहीं। ये लोकलाइज्ड होता है। इसके पास स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि बॉडी की एक ऑर्गन से जाकर के किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए। अब मैंने नीचे लिखा है कि ये कॉज करता है बहुत लिटिल डैमेज। दरअसल होता क्या है कि जब कोई सेल शुरुआत में ग्रोथ और डिवीजन करती है तो वो क्या करती है, बाकी नॉर्मल सेल्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है, बट बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। आमतौर पे अगर ये पेट पर है, पीठ पे है, हाथ में है तो इसको डॉक्टर कहता है रहने दीजिए, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है और ये ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है कि अगर ये चेहरे वगैरह पर कहीं हो गया तो इसको डॉक्टर कहता है आप इसको सर्जिकली रिमूव करवा लीजिए, और फिर उसके बाद कुछ दिन वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलाता है, फिर चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये स्किन वार्ट्स रहा। मैंने कहा कि ये कैप्सुलेटेड होता है क्योंकि इपिथेलियल कोट है, ये लोकलाइज्ड होता है, फैलता नहीं है और ये बहुत लिटिल डैमेज करता है। जब शुरुआत में सेल की ग्रोथ होती है तो थोड़ा बहुत नॉर्मल सेल को डैमेज होता है, बट बाद में पूरा स्ट्रक्चर डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और मेरी मानिए तो इसको कैंसर की कैटेगरी में मतलब लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कभी किसी की ना तो मृत्यु हुई है और न ही इतना खतरनाक है। ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में कैंसर देखा जाए तो वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इस वजह से खतरनाक है क्योंकि दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए कोई हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है और उसकी कोई सेल है जिसमें ग्रोथ और डिवीजन बहुत रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड हुआ और उसमें डिवीजन हो करके मास ऑफ सेल जनरेट हुआ, जिसको हमने ट्यूमर या फिर कैंसर कहा। तो अब वहाँ पर न तो इपिथेलियल की कोट है, न तो इपिथेलियल की जब कोट नहीं है तो उसको हमने नॉन कैप्सुलेटेड कह दिया। ठीक है, और ये होता है मेटास्टैटिक
दरअसल इसकी स्प्रेडिंग को प्रॉपर्टी को बताता है कि मतलब ये एक जगह से एक ऑर्गन से शरीर के दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। और इस प्रॉपर्टी को, कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह फैल कर जाने की प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और आपकी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो इसको लिखती है कि मेटास्टेसिस इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। ये कैंसर की सबसे भयावह प्रॉपर्टी है, भयावह गुण है। अगर ये फैलने वाली बीमारी नहीं रहती तो हो सकता है कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये मेटास्टेसिस है और ये बहुत सीवियर डैमेज करता है। यही वास्तव में कैंसर है और यही वास्तव में कैंसरस ग्रोथ है। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और क्रिटिकल स्टेज समझाता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे हमारा कोई, मान लीजिए हमारे बॉडी की कोई ग्लैंड है जिसको हम लीवर या थायराइड बोल देते हैं। मान लीजिए लीवर है, ठीक है। अब लीवर की मान लीजिए सेल में ऑन्कोजीन होगा क्योंकि हर सेल में है। अब वो ऑन्कोजीन मान लीजिए किसी कार्सिनोजन से एक्टिव हो गया क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव है मान लीजिए, तो वो एक्टिव हो गया। वो जैसे ही एक्टिव हुआ तो लीवर की उस सेल ने रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करके ट्यूमर बना लिया। अब जब ट्यूमर बन गया तो वो फैलेगा, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। पर बात ये, जब वो बहुत बड़ी साइज़ का हो जाएगा तो जो उसकी सेल्स होंगी वो छूट करके ब्लड में और लिम्फ में जाएंगी और ब्लड और लिम्फ के सर्कुलेशन के जरिए बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएंगी और वहाँ पर भी जाकर के एक नया ट्यूमर जनरेट करेंगी। आप इसको समझिए, मान लीजिए सबसे पहले व्यक्ति का ट्यूमर उसके लीवर में हुआ, लीवर में उसका पहला ट्यूमर हुआ, ओरिजिनल हुआ, जिसको हमने प्राइमरी ट्यूमर बोला और यही प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब बड़ा हुआ तो इसकी सेल्स टूट करके ब्लड सर्कुलेशन के जरिए या लिम्फ सर्कुलेशन के जरिए अदर बॉडी पार्ट में पहुँची। मान लीजिए स्टोमक में पहुँच गई, ये स्टोमक है, ठीक है। मान लीजिए उसके स्टोमक में पहुँच गई और स्टोमक में पहुँची, या फिर मान लीजिए कोलॉन में पहुँच गई बॉडी के, तो अब ये सेल वहाँ जाएंगी, रुकेंगी, फिर रैपिड ग्रोथ होगा, रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, फिर वहाँ पर जाके एक नया ट्यूमर बनेगा, ठीक है। तो अब इस स्टेज को हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, इस ट्यूमर को हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं और इस कंडीशन को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ट्यूमर की सेल्स टूट के ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन के जरिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, ब्रेन में जा रही हैं, कोलॉन में जा रही हैं, स्टोमक में जा रही हैं और वहाँ पर एक नया ट्यूमर जनरेट कर रही हैं और बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा बचा ही नहीं जहाँ पर ट्यूमर नहीं है, तो इस स्टेज को हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में पेशेंट का बच पाना नामुमकिन होता है। वैसे मेडिकल साइंस में ऐसे कई बार ऐसा कई बार हुआ है कि जहाँ पर किसी की बचने की उम्मीद न हुई हो वहाँ पर भी लोग बचे हैं। ये शायद कुछ कुदरती करिश्मा होगा, पर लेकिन हाँ, मतलब क्रिटिकल स्टेज में जाने के बाद कोई बच नहीं पाता है। फर्स्ट स्टेज रहती है अगर कैंसर का प्रॉपर टाइम पर डिटेक्ट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, और फर्स्ट स्टेज में है प्राइमरी ट्यूमर है, मान लीजिए लीवर में बना और अभी लीवर में है, वहाँ की सेल टूट करके ब्लड सर्कुलेशन के जरिए किसी अदर बॉडी पार्ट में नहीं पहुँची, ठीक है। तो वहाँ पर डिटेक्ट हो गया तो उस हिस्से को डॉक्टर ऑपरेट करके, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करके या ऑपरेशन करके उसको कंट्रोल में ला देगा, व्यक्ति को ठीक कर देगा। लेकिन अगर सेकेंडरी स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है, तो फिर बच पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो चीज़ मैंने बताई है। और अगर आपसे कोई आज के बाद कहता है कि दरअसल कि किसी की डेथ हो गई कैंसर की वजह से, तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि वो जो डेथ हुई होगी वो ज़रूर इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से हुई होगी। कभी बेनाइन ट्यूमर से आज तक किसी की डेथ हुई नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो है कि अगर कभी आप सुनते हैं ब्रेन कैंसर हो गया, किसी को कोलॉन का कैंसर हो गया, स्टोमक का कैंसर हो गया, तो ये भी कैंसर मैलिग्नेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यही सबसे ख़तरनाक होता है। अब हम अगली बात करते हैं कि दरअसल देखा क्या गया है कि मैंने लिख रखा है, जो मेल्स होते हैं, अगर हम मेल्स की बात करें तो सिर्फ भारत में जो पुरुष सबसे अधिक मरते हैं कैंसर की बीमारी से, तो उनको ज़्यादातर ओरल कैंसर हुआ रहता है। ओरल कैंसर इस वजह से होता है, आप इसको लॉजिकली रिमेंबर भी कर सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोग तंबाकू, गुटखा, खैनी बहुत खाते हैं, तो इस वजह से इनको मुंह का कैंसर होता है, जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। और सिगरेट पीने वाले लोग भी बहुत अधिक होते हैं, तो उसकी वजह से लंग कैंसर भी भारत में कॉमन है पुरुषों में। और अगर पूरे विश्व के लेवल पर देखें पुरुषों में होने वाले सबसे अधिक कैंसर को, तो वो है प्रोस्टेट कैंसर। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है, आप देखिए, मेल्स का इंडिया में तो ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर है, लंग्स का कैंसर है। वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये प्रोस्टेट कैंसर होता है। और अगर फीमेल्स में बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जिन फीमेल्स की शादी उनके बहुत अर्ली स्टेज पर हो जाती है, उनको सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइक्स दरअसल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जिनकी मैरिजेस अर्ली एज पे हो जाती हैं, या फिर जिन्होंने कभी इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराया हो, या फिर
इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराया या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ हो, जिसको मिसकैरेज बोलते हैं, तो फिर इन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और दूसरी बात मैंने किया कि पूरे विश्व के लेवल पर महिलाओं में अगर कोई कैंसर देखा जाता है तो वो होता है मैंने लिख रखा है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर दरअसल इस वजह से होता है क्योंकि महिलाओं में एक दूसरे में जो है अट्रैक्टिव होने की होड़ रहती है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स लेती हैं, और वो एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स जो होता है वो उनकी ब्रेस्ट की सेल्स में एक रैपिड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करता है, जो कि एक कैंसर को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं कैंसर से रिलेटेड, तो आप एक बार देख लीजिए, इसको एक एक चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।